नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में आज हम फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड की स्टडी करेंगे। क्वांटम यील्ड को या क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले हम लें ताप, टेम्परेचर। ताप के साथ क्वांटम यील्ड किस तरह से परिवर्तित होती है, इसको हम इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात डी लॉग फाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू अपॉन आर टी स्क्वायर। यहाँ क्यू पदार्थ के एक मोल के निर्माण में मुक्त ऊष्मा की मात्रा है, फाई क्वांटम यील्ड, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा तक क्वांटम यील्ड का मान बढ़ता है। जैसे हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन अगर हम कराते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि करने पर 15% रिएक्शन रेट बढ़ जाती है, यानी क्वांटम यील्ड का मान 15% बढ़ जाता है। हम टेबल में देखें तो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू दी है और उसके साथ साथ सक्रियण ऊर्जा का मान भी दिया गया है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्वांटम यील्ड का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका मान भी बढ़ता है। सेकंड फैक्टर ले हम वेवलेंथ। अवशोषित विकिरण की वेवलेंथ बढ़ने के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि जो अवशोषित विकिरण है उसकी आवृत्ति या ऊर्जा के घटने के साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम एफिशिएंसी घटती जाती है। तो यहाँ हम N2O5 की बात करें तो N2O5 में का जो डिकम्पोजिशन है, N2O5 का जो विघटन है, वो वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वांटम यील्ड घटती जाती है। जैसे 310 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पर इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 2.97 है। 365 यानी अब इसकी वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1.54 हो जाती है, घट जाती है। और अधिक वेवलेंथ बढ़ाते हैं यानी 405 वेवलेंथ पर क्वांटम एफिशिएंसी का मान 0.74 हो जाता है, और 436 एंगस्ट्रॉम पर क्वांटम एफिशिएंसी का मान 0.009 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ बढ़ने पर क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता का मान घटता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी विकिरण की आवृत्ति या ऊर्जा घटने पर क्वांटम दक्षता का मान घटता है। वेवलेंथ बढ़ने पर क्वांटम लब्धि का मान कम होने का कारण संभवतः यह है कि ऊर्जा के इस क्षेत्र में प्राथमिक वियोजन प्रक्रम की दक्षता कम होती है। नेक्स्ट फैक्टर लें हम प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। धार और उनके जो साथी हैं उन्होंने बताया कि प्रकाश की तीव्रता घटने के साथ अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है, यानी 5 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इंटेंसिटी। जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ेगी क्वांटम यील्ड घटेगी, या हम ये कह सकते हैं
प्रकाश की इंटेंसिटी घटेगी तो क्वांटम यील्ड बढ़ेगी। किसी विकिरण की तीव्रता को हम जो उपकरण है उसमें जो हमने स्लिट काम में ली थी, उन स्लिट को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उनकी विकिरण की तीव्रता को घटाया बढ़ा सकते हैं, उसके आधार पर क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है। किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का वेग यानी रेट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, लेकिन क्वांटम लब्धि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्वांटम लब्धि घटेगी। नेक्स्ट फैक्टर ले हम इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैस। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अगर अक्रिय गैस उपस्थित है तो क्वांटम लब्धि में वृद्धि होती है, यानी क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? अक्रिय गैस जो है उसकी उपस्थिति में प्रारंभिक श्रृंखला में अणुओं का दीवार से टकराना बाधित हो जाता है। इससे श्रृंखला बंद करने वाले पद घट जाते हैं और अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। तो ये फैक्टर्स थे जो क्वांटम एफिशिएंसी को या क्वांटम लब्धि को या क्वांटम यील्ड को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, वेवलेंथ और इनर्ट गैसेस। अब क्वांटम यील्ड के बेस पर अगर हम रिएक्शंस को, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाइड करें तो उन्हें दो कैटेगरीज में रखते हैं, हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस और लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस। हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस कौन सी होती हैं? हमने देखा कि अगर फाई इक्वल टू 1 है तो ये प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम का पालन करती हैं, यानी एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को एक्साइट करेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन फाई की वैल्यू 1 से कम होती है या 1 से अधिक होती है। अगर क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम है तो हम इसे लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन कहते हैं, और फाई का मान यदि 1 से अधिक है तो हम उसे हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन कहेंगे। तो उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनकी क्वांटम लब्धि इकाई से अधिक होती है। जैसे हम एग्जांपल लें, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन से CuCl2 बनता है, तो ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और इसकी क्वांटम लब्धि का मान 1 से अधिक होता है, यानी फाई इक्वल टू 10⁻³ होता है, यानी फाई का मान 10⁻³ है, बहुत अधिक है। इसी तरह से H2 और Cl2 की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यह HCl बनाते हैं। इसके लिए भी क्वांटम दक्षता का मान या क्वांटम लब्धि का मान 10⁴ से 10⁶ होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रकाश की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन भी हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शन है, यानी इसमें क्वांटम यील्ड का मान 7 से अधिक होता है। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया हैं वो लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस हैं, कम क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं हैं। इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम अर्थात दशमलव में प्राप्त होता है, यानी 1 से कम प्राप्त होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस कहते हैं। लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस में जैसे हम लें H2 और Br2, हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके HBr बनाते हैं, तो इसके लिए क्वांटम यील्ड का मान 0.01 होता है, जो कि 1 से कम है। इसी तरह से NH3 का डिकम्पोजिशन प्रकाश की उपस्थिति में N2 और 3H2 में होता है। इसमें भी क्वांटम यील्ड का मान 0.2 है, अर्थात इकाई से कम है। ये लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस हैं।
इसी तरह से एसीटोन का भी हम प्रकाश की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन देखें कार्बन मोनोऑक्साइड और C2H6 एथेन में, तो यहाँ भी क्वांटम यील्ड का मान 0.1 है, जो कि कम है। इन दोनों के अलावा कुछ रिएक्शंस को हम जिनके लिए क्वांटम एफिशिएंसी का मान 1 से अधिक है लेकिन पूर्णांक में और बहुत अधिक नहीं है, तो हम इसे कम क्वांटम यील्ड वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। कम क्वांटम लब्धि वाली पूर्णांक में अभिक्रियाएं, जैसे 2Hi है, इसका प्रकाश की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन होता है H2 और I2 में, तो इसके लिए फाई का मान 1 के नियरेस्ट है, यानी 2 है, जो कि पूर्णांक में है। तो ये तीसरी कैटेगरी में इस अभिक्रिया को रखते हैं, जो कि पूर्णांक में कम क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रिया है। अब हम कम क्वांटम लब्धि और अधिक क्वांटम लब्धि, कम या उच्च क्वांटम लब्धि के कारण देखें कि किस कारण से लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड हमें मिलती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रक्रमों में संपन्न होती हैं। पहले प्रक्रम में कोई अणु जो है फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और अवशोषित करके उत्तेजित अणु बना लेता है। AB एक फोटोन का अवशोषण करेगा और AB उत्तेजित अणु बना लेगा। उत्तेजित अणु को दर्शाने के लिए हम इस पर स्टार का चिन्ह लगाते हैं। अब ये अणु ऊर्जा के एक क्वांटा या फोटोन का अवशोषण करके वियोजित हो जाए तो ये 2 मुक्त मूलक बना लेता है। अब जैसे AB ने फोटोन का एब्जॉर्प्शन करा और ये 2 मुक्त मूलक बना लिए, या तो वो एक्साइटेड हो जाएगा या ये भी हो सकता है कि वो फोटोन का अवशोषण करके फ्री रेडिकल बना ले। तो दोनों ही सेकेंडरी प्रोसेस में जाते हैं। इस प्रक्रम में एक्साइटेड मॉलिक्यूल AB स्टार या मुक्त मूलक जो बने AB डॉट और B डॉट, ये भाग लेते हैं। इस प्रक्रम में यानी सेकेंडरी प्रोसेस में प्रकाश की कोई अनिवार्यता नहीं है, ये अंधेरे में भी संपन्न हो सकता है सेकेंडरी प्रोसेस, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस के लिए ही प्रकाश की आवश्यकता है, जिसमें या तो अणु उत्तेजित होगा या मुक्त मूलक में विभाजित हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोसेस में उत्तेजित अणु या मुक्त मूलक अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके सेकेंडरी प्रोसेस में क्वांटम लब्धि इकाई से विचलित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं क्वांटम लब्धि की कमी या अधिकता दोनों ही स्थितियों के लिए सेकेंडरी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है। अब हम हाई क्वांटम यील्ड का रीज़न देखें, उच्च क्वांटम लब्धि के कारण देखें कि उच्च क्वांटम लब्धि के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला, जो प्राइमरी प्रोसेस में आपके एक्साइटेड मॉलिक्यूल या मुक्त मूलक बनते हैं वो द्वितीय प्रक्रम में भाग लेते हैं। द्वितीय प्रक्रम में बना उत्तेजित कण क्या करता है, अगले मॉलिक्यूल को या तो एक्साइटेड कर देता है या मुक्त मूलक दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। तो इस कारण से ऊर्जा, अब मॉलिक्यूल ने केवल एक ही क्वांटा का अवशोषण किया, लेकिन उसने अगले मॉलिक्यूल्स को भी एक्टिवेट कर दिया, तो
इस तरह से क्वांटम लब्धि का मान इकाई से अधिक होता है। जैसे हम देखें, मान लो किसी मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये फोटोन का एब्जॉर्शन करेंगे और 2 फोटोन का एब्जॉर्शन करके 2 मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल सेकेंडरी प्रोसेस में दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से 2 फोटोन से 4 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए तो क्वांटम यील्ड का मान बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ अभिक्रिया में चेन रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है, यानी श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाती है, जिससे क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाता है। जैसे हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है एक फोटोन का अवशोषण करके 2 क्लोरीन के मुक्त मूलक बना लेता है। अब ये मुक्त मूलक श्रृंखला को इनिशिएट कर देते हैं और ये क्लोरीन मुक्त मूलक हाइड्रोजन के गैस के अणु से अभिक्रिया करके HCl बना लेता है और हाइड्रोजन मुक्त मूलक मुक्त करता है। यह हाइड्रोजन मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन के अणु से अभिक्रिया करके HCl बना लेगा और क्लोरीन मुक्त मूलक मुक्त हो जाएगा। तो ये अब वापस क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाता है, जो कि पुनः हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके HCl बना लेता है और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनाएगा। तो इस तरह से ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। तो एक फोटोन से कंटिन्यूस श्रृंखला बढ़ रही है और उत्पाद बन रहा है, तो क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाता है। अभिक्रिया को समाप्त करने के लिए सारे मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके निष्क्रिय हो जाते हैं या उत्पाद बना लेते हैं, तो अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वांटम लब्धि का मान अधिक प्राप्त होता है। तो क्वांटम लब्धि का अधिक मान प्राप्त होने के 2 कारण हैं, एक तो चेन रिएक्शंस और दूसरी एक मॉलिक्यूल सेकेंडरी प्रोसेस में दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। अब हम कम क्वांटम लब्धि के कारण देखें। कम क्वांटम लब्धि के कारण में पहला कारण है कि प्राथमिक प्रक्रम में जो बना हुआ मॉलिक्यूल है वो, जैसे प्राइमरी प्रोसेस में ए है, वो फोटोन का एब्जॉर्शन करके एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होकर ये या तो कॉलिजन कर ले दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है, कॉलिजन करके निष्क्रिय हो जाता है, अथवा दूसरे निष्क्रिय अणु से रिएक्शन करके, जैसे मान लो बी है, बी से ये रिएक्शन करेगा और ये बी को एक्टिवेट कर देगा और खुद निष्क्रिय हो जाएगा। तो अब ए से प्रोडक्ट बनना था, लेकिन अब ए जो है वह निष्क्रिय हो गया, तो प्रोडक्ट का मान कम होगा। तो इस तरह से क्वांटम लब्धि का मान भी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रोसेस में जो उत्तेजित अणु है वो टक्कर करके, कोलिजन करके निष्क्रिय हो जाता है, अथवा फ्लोरेसेंस द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, अथवा निष्क्रिय अणु के संपर्क में आकर निष्क्रिय हो जाता है, अथवा इंटरनल पुनर्विन्यास से भी निष्क्रिय हो जाता है, कम सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता और क्वांटम लब्धि का मान कम होता है। दूसरा रीज़न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक के साथ संयोग करके क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रोडक्ट का मान कम होगा, जिससे अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। तीसरा कारण है कि उत्तेजित अणुओं का जो जीवन काल है वो बहुत संक्षिप्त होता है, यानी 10⁻7 से 10⁻⁻8 सेकंड तक होता है। यदि इस दौरान अपेक्षित अणु के साथ अभिक्रिया नहीं होती है तो जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल है वो अपने
अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करके फ्लोरेसेंस दर्शा देगा और निष्क्रिय अवस्था में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाएगी। और चौथा कारण है, जैसे हम एग्जांपल लें H2 और Br2 की अभिक्रिया की स्थिति में जो प्रथम पद में Br जो है वो H2 से अभिक्रिया करके, यानी प्रथम पद से सेकेंडरी पद में जो Br है मुक्त मूलक, वो H2 से अभिक्रिया करके HBr बनाता है और H मुक्त मूलक बनाता है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जो सामान्य ताप पर संपन्न नहीं हो सकती, यानी इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो टाइम निकलने के बाद या टाइम बीत जाने के बाद विपरीत पद यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी और HBr का जो पुनः HBr किस में H2 और Br में परिवर्तित हो जाएगा और जिससे HBr के निर्माण का वेग कम हो जाता है और क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। लेकिन अगर उच्च ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न कराएं तो क्वांटम लब्धि बढ़ जाएगी। तो ये हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड के कारण थे। थैंक यू।